जी अस्सलाम वालेकुम। इनका जरा मैसेज के तो कितना आपको आवाज़ आ रही है? अंदर बेटा मैसेज के तो कितना आवाज़ आ रही है ना? कल एमसीक्यू का टेस्ट सेंड किया था मैंने ग्रुप में, आप लोगों ने किया? आज का मेरा टॉपिक आज हमने पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और फिर जो आरटी की जो एमसीक्यू जो लेक्चर नंबर 2 के उनको डिस्कस करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया जाएगा। अब आपने करना इस तरह से कि जो डेरिवेशन ये मैं करूँगा, ये सारी डेरिवेशन आपने पहले गौर से समझनी है। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं वीडियो आप लोग ऑन करके तो मुझे फिर वो लिख के दिखाओगे कि ये डेरिवेशन के बाद तो कोशिश मैं करता हूँ कि बोर्ड के ऊपर जो है वो सारी डेरिवेशन पूरी हो जाए। इन केस ये कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल, इस वजह से सिग्नल का इशू आ रहा है। एक बस मुझे क्लियर कर दो कि आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि सिग्नल बार बार डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आवाज़ का इशू ना हो। जी बेटा हमजा, रोल नंबर 6720 पे आप बताओ जरा, माइक आवाज़ ठीक आ रही है, डिस्ट्रक्शन तो नहीं? जी चैट बॉक्स में जो है वो मैसेज लिख दो, माइक नहीं ऑन होगा आपका 6720। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडियन वाला टॉपिक है आज का, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यू आरटी का पेज नंबर 80 और इससे ऑनवर्ड है 83 पेज है, पेज नंबर 83 आरटी का एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और उसके रिलेटेड एमसीक्यू जो वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 आरटी लेक्चर 3। पेज 83। Energy stored in an inductor. पहली बात, inductor is a device which has very
low resistance and has a large value of reactance or inductance. Inductor having low resistance large value of inductance. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल और इंडक्टेंस जो है वो काफी ज्यादा लाभ देती है। जी बेटा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15। लेक्चर हमारा जो है वो आरटीए का लेक्चर नंबर 3 है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की है। तो इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी रेजिस्टेंस तो निग्लिजिबल होती है, लेकिन इसकी इंडक्टेंस जो है वो काफी ज्यादा लाती है। रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होने की रीजन ये होती है कि इसकी वायर काफी थिक होती है। तो थिक वायर होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो वो साइड में मैंने यही लिखा है कि इंडक्टर इज अ डिवाइस व्हिच हैज वेरी लो रेजिस्टेंस बट लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, अब हम जो है वो इसमें देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरह से जो है वो हमारे पास उसका एक्सप्रेशन है। अब पहली बात तो हमें ये पता चली कि जो बैटरी जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो चार्जेस मूव किए जाएंगे, जो चार्जेस को वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो है वो इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए नहीं करना पड़ेगा, वो इसकी इंडक्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम इंडक्टेंस उसको ओवरकम करने के लिए। अब अगर बैटरी का पोटेंशियल इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से कम है तो फिर चार्जेस का फ्लो मुश्किल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा तो फिर इजीली फ्लो कर जाएंगे, और अगर हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए। अब वही बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो जरा, अच्छा हमने क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी को हम एक टर्म ऑफ वर्क कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क होता है डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल भी है वो कम से कम इसकी जो सेल्फ इंड्यूस्ड है इसके इक्वल होगा, तो फिर इसमें करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे बी को लिखते हैं EL, और आप देखो W मेरे पास आ गया डेल्टा क्यू EL। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू रहेगी EL L डेल्टा I ओवर डेल्टा। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो W मेरे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो W को मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा T और L इनटू डेल्टा। अब ये जो इंडक्टर है इसमें करंट जो है वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू I तक जाता है। तो इट मींस कि जो करंट की वैल्यू ये फिक्स नहीं है, करंट जो इसमें है वो इंक्रीज कर रहा है 0 से मैक्सिमम वैल्यू, और कोई भी जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेते हैं। अब इसमें बेटा आप देख सकते हो कि कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू नहीं है करंट की, करंट 0 से इंक्रीज हो रहा है I तक इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू में। इसके लिए फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, और एवरेज कैसे लेंगे, इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है, फाइनल वैल्यू जो कि I है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ गया कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी is the current and that is equal to 0 plus I divided by 2. ठीक है, and change in current होगा कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल फाइनल वैल्यू है I और इनिशियल वैल्यू है 0, तो I minus 0, which delta Q over delta T जो है that would be equal to I by 2, and delta I जो है that is equal to अब अगर आप देखो यहाँ से मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करूँ
here W is equal to delta Q और delta T is equal to I by L as it is और delta I तो W किसके इक्वल आ गया हाफ L I स्क्वायर जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी स्टोर होती है तो ये हमारे पास आ गई हाफ L I स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को बात करेंगे ठीक है। पहले जब आपने इसकी डेरिवेशन करनी है प्रैक्टिस में तो कितने पार्ट की प्रैक्टिस करनी है ये मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं। बेटा इंडक्टर एक ऐसी कॉइल होती है जिसकी रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होती है लेकिन इसकी इंडक्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है ठीक है। अब जब हम इसको इसके अंदर से करंट पास करवाने लगते हैं तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि इसकी बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम कर सके। अब बैटरी जो चार्जेस पे वर्क करती है दैट इज इक्वल टू क्यू। अगर डेल्टा क्यू चार्जेस मूव करे और वी जो पोटेंशियल है ठीक है ये पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ जिसमें से मैंने लिखा W इनटू डेल्टा क्यू ई है। अब ई एल की वैल्यू थी एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी तो देखो W मेरे पास आ गया डेल्टा एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर जब करंट स्टार्ट हुआ तो 0 था और मैक्सिमम किस वैल्यू तक पहुंचा आई है यानी करंट मेरे पास फिक्स नहीं है करंट की वैल्यू जो है 0 से आई तक इंक्रीज हो रही है तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए मैंने एवरेज वैल्यू ली। एवरेज किस तरह से लेंगे इनिशियल और फाइनल को ऐड करके दूसरे डिवाइड करेंगे डेल्टा क्यू डेल्टा टी 0 प्लस आई बाय 2 तो चेंज इन करंट क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल आई माइनस 0 तो ये आ गया। अब देखो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी है ये आई बाय 2 and change in current है I के इक्वल तो अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की जगह I बाय 2 L ऐसे और डेल्टा की जगह I तो मेरे पास वर्क आ गया हाफ L I स्क्वायर जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी स्टोर होती है तो एनर्जी स्टोर आ गई हाफ L I स्क्वायर ये मेरे पास आ गई इक्वेशन है। अब हमें करना ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन से यहाँ से L और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से I की वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो आपने पढ़ा था कि n phi is equal to L और phi इक्वल होता है Q और B जो है ये इक्वल होता है म्यू नॉट N सोलेनॉइड क्योंकि ये सोलेनॉइड है इंडक्टर। तो अब अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ से और L को एलिमिनेट करूँ तो देखो L मेरे पास आ जाएगा n phi डिवाइडेड बाय I ठीक है और फाइव इसके गुना बी ए तो देखो आप एल आ जाएगा एन एज इट इज फाइव है बी ए के इक्वल डिवाइडेड बाय आई। अब बी किसके इक्वल था म्यू नॉट एन आई ये आ गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय आई 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 से कट गया तो एल आपके पास आ गया एन म्यू नॉट स्मॉल एन बेटा एन को जो हमने डिफाइन किया था n का द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और यहाँ से n आ गया था n इनटू स्मॉल ये इसको पुट कर दो तो देखो ये आ जाएगा n इनटू l म्यू नॉट n के ये आ जाएगा l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ये मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या क्या करना था एक तो L की वैल्यू एलिमिनेट करनी थी जो कि आ गई म्यू नॉट n स्क्वायर a है ये न्यूमेरिकल के अंदर एज इट इज ये फार्मूला हमने यूज करना इस वजह से जो फार्मूलास पढ़ते जाएंगे ये आपको आईडिया होगा हमने क्या पढ़ा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a और अब मैंने I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है I मेरे पास आ गई सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड से आप देख सकते हो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से आप देख सकते हो कि ये इस तरह से है अगर इसका एरिया हम कंसीडर करें a और इसकी लेंथ को l कंसीडर करें तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ना l की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर a है और अब हम यहाँ पे इसको करेंगे एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी बेटा आपके पास u इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। अब L की वैल्यू आ गई ये और I की वैल्यू देखो अकॉर्डिंग टू द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I वुड बी B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ I और L की मेरे पास देखो एक्सप्रेशन आ जाएगा
U is equal to 1/2 as it is. L किसके इक्वल है? म्यू नॉट n स्क्वायर AL और I की वैल्यू क्या आई है? B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट L, इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि I स्क्वायर है, I स्क्वायर है तो फिर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। आप स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास देखो रिजल्ट में किस तरह से आएगा। जी म्यू नॉट n, तो u आपके पास आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट n स्क्वायर AL, स्क्वायर ओपन किया तो आ गया b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। म्यू नॉट स्क्वायर एक इससे कट गया, n स्क्वायर सारा इससे कट गया, आपके पास u किसके इक्वल आ गया? 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर 1/2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n2। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गया जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन कंडक्टर। अब इससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको स्मॉल यू से u डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास a इनटू l। देखो किस तरह से, अगर इसकी इस लूप का एरिया अगर आप a लिखें और इसकी लेंथ जो है वो l, तो a इनटू l जो है वो होगा वॉल्यूम, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर लेंथ मीटर, तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये मेरे पास आ गया इस तरह से। अब अगर आप देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर डेफिनेशन आई हुई है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू में कैलकुलेट करने लगा, तो देखो एनर्जी मेरे पास आई है हाफ v स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL, और एनर्जी डेंसिटी आएगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास AL के इक्वल है, तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ गई UN इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है जी AL। आपके पास ये देखो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई UN इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर ओवर म्यू। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये था बेटा एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द फेवरेट आप कह लो टॉपिक है एग्जामिनर का, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली इसको कर लोगे, एज इट इज मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं जी इसकी जो है वो एमसीक्यू जो कि प्रीवियस आरटीए के थे लेक्चर्स, तो डिस्कस करते हैं उसके एमसीक्यूज को, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द पुश इन द मैग्नेट इज change that produces induced current, change that produces induced EMF, change that produces potential difference, all of these। तो ये सारे ही होगा क्योंकि वो सारी चीजें EMF भी इंड्यूस होती है, करंट भी इंड्यूस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज भी होता है, इस वजह से all of these डी ऑप्शन होंगे। The phenomenon in which changing current in one coil induces an EMF in the another coil, this is known as mutual induction। ऐसा फिनोमेना जिसमें एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी में करंट इंड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आरटी का पेज 80 है, इसकी मैं क्या वीडियो में लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 1 डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 म्यूचुअल इंडक्शन ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है जी सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल्स आर कॉल्ड इंडक्टर्स, ए ऑप्शन है इंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 द यूनिट रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों हेनरी होता है, तो जब आप हेनरी हेनरी के रेशियो लोगे तो नो यूनिट, ये आपके पास आ जाएगा नो यूनिट, बी ऑप्शन है। और लास्ट में अभी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज
क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑप्शन है जी बैक ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, द फिनोमेना इन व्हिच चेंजिंग करंट इन द कॉइल कॉजेस टू इंड्यूस ईएमएफ इन दैट कॉइल, ठीक है, इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और उसके बाद आप बता सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डेल्टा ई ओवर डेल्टा। इस तरह से करके सेल्फ इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, ये चीज इस तरह से मेंशन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane, the oscillations are strongly damped। क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कहता है कि एक इस तरह से मेटल प्लेट पड़ी हुई है, जैसे आपने वो कॉपर प्लेट देखी, और इसके साथ यहाँ पे स्टैंड के साथ एक मैग्नेट तो जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब जैसे ये ऑसिलेट करेगा इसमें से फ्लक्स चेंज होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होंगे वो इस तरह से होंगे, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ। अब नॉर्थ एक दूसरे क्या करता है, रिपेल। अब क्या होगा, मैग्नेट जब इधर आने की कोशिश करेगा तो आगे से इसको डैम्प होगा। आप बताओगे कि जी व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली ऑसिलेटिंग इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप, the induced current are such that they oppose the cause which producing the induced current according to Lenz's law. So the motion of the magnet is strongly damped due to induced current set up in the plate. उसके बाद है, does the induced EMF always act to decrease the magnetic flux through a circuit? बेटा इसमें आपने ये पढ़ा कि according to Lenz's law जो induced currents होते हैं या जो induced ईएमएफ होती है, जो नेगेटिव साइन जो हमने पढ़ा था, वो इस तरह से होते हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है, ठीक है, या अगर ईएमएफ इंड्यूस जो है, अगर फ्लक्स का चेंज इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये हमेशा अपोज करता है, ना कि जो है वो उसको डिक्रीज करता है। आप लेंज़ लॉ के मुताबिक बता दोगे कि इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो इसमें ये बताने के बाद इसमें ये बताओगे, नो इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीजेस बट इट अपोजेस। इफ इट इज डिक्रीजिंग इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट। यानी अपोज होगा, हमेशा डिक्रीज नहीं होगा। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन। तो वो सेल्फ इंडक्शन का जो प्रोसेस है उसको सारा आप जो है वो डिटेल में पहले डेफिनेशन, उसके बाद कॉइल बना के फिर उसकी जो डेरिवेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है EL इज इक्वल टू L डेल्टा A ओवर डेल्टा T, यहाँ तक आप एक्सप्लेन करोगे। फिर इसको सेल्फ इंडक्शन को भी डिफाइन करना है, इसका यूनिट जो हेनरी है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। इस तरह से ये लॉ पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद है जी द लेंज़ लॉ इज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। इसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो हमने कॉपर रेल वाली एग्जांपल पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू जो आपने देखा होगा बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें फोर्सेस को लगा रहे हैं तो लेंस के मुताबिक फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है और बताना है इस चीज के हवाले से, यानी इस एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन थ्रू दिस लेंस लॉ के टॉपिक में लिखना है। आगे जी व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम, तो न्यूमेरिकल्स जब हम ये लेक्चर हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे आगे एसी जनरेटर, और वो जो है हमारे पास नेक्स्ट एसी जनरेटर लास्ट में टॉपिक है हमारा, ठीक है। इस चीज को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसके आर्टिकल वगैरह को जो है तो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आज का टॉपिक जी बेटा 6501। बेटे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको टाइप कर सकते हो, या फिर अनम्यूट की ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आप बता दो अगर कोई क्वेश्चन है आपका।
6501 आप अपना मिक्सर बटन टाइप कर लो। अच्छा, एक ना लेटेस्ट अब आई है पेयरिंग में, जरा वो देख लो तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी इनके दोनों भाई बेटे 1 मिनट बाद ये देख रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है वो बता दूँ। मिस रेड करके दीजिएगा। जी बेटे ये ना एक मिनट आई तो थी मेरे पास सारे सब्जेक्ट थे। क्या सर की नई पेयरिंग आई आएगी, अभी आएगी मेरा ख्याल आएगी बेटे। अभी जो है ना वो लेटेस्ट कोई आई नहीं है, तो जैसे ही आएगी फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। पुरानी तो सबको पता है। हाँ पुरानी क्योंकि इन्होंने करना है, लेकिन अभी आई नहीं है। अभी मैं ग्रुप में देख रहा था, हमारे ग्रुप में अक्सर होती है, तो जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चेंज होगी जरूर ये इस बार जो है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।